था आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने लेक्चर नंबर 8 में प्रश्न नंबर 27 तक अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन किया था और पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 9 में जो लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, यहाँ पे आज हम लोग प्रश्न नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 28 क्या है। तो भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को समझाना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डेली फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लब का प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 है, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा तने के किन्हीं दो रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो तने के माध्यम से खनिज, लवण और भोजन का संवहन होता है, रूपांतरण होता है, वो कितने टाइप से होता है वो भी बताना है। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो इसके जो ये तने होते हैं ऐसे ऐसे, और इन तनों में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं और शाखाएं, विभिन्न शाखाएं जाती हैं। तो ये तने जो हो गए, उन्हीं में होने वाले रूपांतरण को, भोजन जो एकत्रीकरण हेतु जो रूपांतरण होता है वही समझाना है। तो पहला अर्धवायवीय रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो अर्धवायवीय रूपांतरण क्या होता है, भूस्थारी। तो स्टोलन, इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संघनित होकर समस्त दिशाओं में निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिरे क्षैतिज दिशा में निकलने लगते हैं, जैसे फ्रेगेरिया। पहला भूविस्तारी, दूसरा भूविस्तारिका। स्टोलन, ऑफसेट। यह सामान्यतः जली पौधे होते हैं। तो जो भूविस्तारिका होते हैं जली पौधे होते हैं, इनका तना छोटा होता है, भंजनशील, फ्रेगाइल होता है। यह ऊपरी भूस्तारी के समान होता है, जैसे पिस्टिया होता है। अंतः भूविस्तारी। सकर, इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है, नाम से यह स्पष्ट है, सकर। तो मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है, परंतु जो शाखाएं होती हैं भूमि के ऊपर पर्वसंधियों यानी कि नोड से निकल जाती हैं, और अन्य रूपांतर होते हैं, जैसे पोदीना, मिंट। ये क्या होते हैं, ये अंतःभूस्थारी सकर होते हैं। तो इनकी जो तना होती है जमीन के अंदर होती है, लेकिन जो भी शाखाएं होती है भूमि के ऊपर पर्वसंधियों से निकल जाती हैं। ऊपरी भूस्थारी, रनर। पौधे के मुख्य तने से लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्वसंधियों पर से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर पत्ती निकलती है। उसे ऊपरी भूस्थारी कहते हैं, जैसे दूब घास, साइनोडॉन डाइटिलन। ये क्या है, बोटानिकल नेम है। दूसरा क्या होता है रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण। वो तो अर्धवायवीय हो गया, मतलब सब एरियल मॉडिफिकेशन हो गया। आधा वायु में होता है, यानी कि आधा मॉडिफिकेशन वायु में होता है और आधा जमीन के नीचे होता है। ये क्या है, ये पूर्णतः अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण प्राय भोजन संचयन या वर्धी जनन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक जनन हेतु उपयोगी होता है। तो जो भूमिगत रूपांतरण होता है वो क्या होता है, वर्धी जनन के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकंद, राइजोम। यह सयान, मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज हॉरिजेंटल अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो सल्कपत्र इसके लिप से ढकी रहती है, जैसे अदरक। ये क्या होता है, प्रकंद। प्रकंद क्या होता है, जिसमें गांठ होता है। अदरक में क्या होता है, गांठ होता है। अब कंद क्या होता है, खाने टाइप होता है, जैसे आलू हो गया, ओल हो गया। ये क्या है, प्रकंद है। तो प्रकंद का इंग्लिश क्या होता है, राइजोम। और प्रकंद का एग्जाम्पल क्या हो गया, अदरक। सलकंद का बल्ब, तो सलकंद। इसमें तना लेंस की भांति समान होती है, जिसके चारों ओर मांसल सल्कपत्र फ्रेसी स्केली लिप्स होते हैं। तना अति संघनित कंडेंसेट होके नीचे की ओर बढ़ता है, जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती है, जैसे प्याज। कंद, प्रकंद, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, सलकंद। जो सलकंद होती है क्या होती है, प्याज। प्याज का स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, आप लोग को पता है। तो वो क्या हो जाएगा, सलकंद हो जाएगा। ट्यूबर,
ट्यूबर अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें आँख आँख निकलती है जो वास्तव में कक्षस्थ कलिका होती है। प्रत्येक आँख सल्क पत्र से ढकी रहती है जैसे आलू। घनकंद कॉर्म। घनकंद संघनित भूमिगत तना है। यह भूमि में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वृद्धि करता है, यानी कि ऐसे वृद्धि करता है जैसे अरबी हो गया, क्रोकस हो गया, ये सब क्या है, घनकंद हो गया है। यानी घनकंद के अंदर कौन कैटेगरी वाले आएंगे, जो संघनित होकर ये ऊर्ध्वाधर की ओर वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 29 है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन। पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों का नाम लिखिए। यानी कि मान लीजिए कोई मिश्रण है या कोई अयस्क है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं, तो उसको अलग करने की, जैसे मान लीजिए बालू और लोहे को अलग करना है तो आप उसे फटकना, तो फटकने के बाद उससे क्या करेंगे, या चुंबक के माध्यम से लोहे को चिपका लेंगे और बालू को अलग कर देंगे, तो ये क्या हो गया, पृथक्करण की विधि हो गया। तो पृथक्करण की विधियां पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी होता है कि किन गुणों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए लोहा है वो चुंबक से आकर्षित होता है, तो उसी के माध्यम से हम उसे जानना जरूरी है। तो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है, जैसे मान लीजिए जो चुंबक होता है उसमें बालू नहीं चिपकता है, तो ये हमें पहले जानना जरूरी है। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से अलग करने को निम्नलिखित विधियां हैं। तो मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध होता है, और यौगिक क्या होता है, शुद्ध होता है। तो मिश्रण में देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। मिश्रण मतलब एक से अधिक टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। मान लीजिए सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, फेरस, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए बालू हो गया, लोहे के छीलन हो गया ऐसे, या कापर सल्फेट का अयस्क हो गया, कापर पाइराइट का अयस्क हो गया। पहला विधि क्या हो जाएगा, बीनना, जैसा कि आपको पता है बीनना, फटकना और ओसाना, चालना भी आपको पता है। चुंबकीय पृथक्करण, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चुंबक होता है लोहे को आकर्षित करता है तो उस पर पट्टा चलता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, तलछटीकरण, छानना, भारण, अपकेंद्रण, जो ऐसे किया था अपकेंद्रण, छाछ वाला, दूध दही वाला, वाष्पन, आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला बीनना, तो गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, तो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की प्रक्रिया को ही बीनना कहा जाता है। दूसरा क्या आ जाएगा, फटकना, तो फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। जैसे उदाहरण, गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर दूर गिर जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज गेहूं को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, यानी कि ओसाना, जिससे अनाज अथवा गेहूं पास में एकत्र हो जाता है तथा हल्का भूसा आधी हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। तो ये फटकना के अंदर आ गया। तो कौन सी 2 विधियों का वर्णन करने के कहा है, 4 विधियों को, तो 2 विधि ही दिया है। 2 विधि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जैसे मान लीजिए चुंबकीय पृथक्करण हमने बता ही दिया है कि मान लीजिए कोई पट्टा चलता है, उस पर नीचे चुंबक लगा रहता है और उस पर अयस्क जो भी होता है उस पर ऐसे ऐसे चलता है, तो इस पर डाल देंगे जो भी मिश्रण है, और ये क्या करेगा, चुंबक वाला एक बाल्टी में गिर जाएगा ऐसे, और दूसरे बाल्टी में रेत गिर जाएगा, तो चुंबकीय पृथक्करण हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। छानना भी आपको पता है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप लोग। अपकेंद्रण जो होता है, दही को मथा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों, यानी कि मूसला जड़ मतलब टैप रूट, जमीन के अंदर ये इसका मैक्सिमम भाग होता है। होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। तो भोजन जो एकत्र होता है मूसला जड़ में, होने वाले रूपांतरण के प्रकार बताना है। तो भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, मूसला जड़, तो ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती है। तो मूसला जड़ क्या प्रकार की होती है, इसके टाइप देखते हैं। तो मूसला जड़ जो होता है शंकुरूप कॉनिकल होता है। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती जाती है, जैसे गाजर। तो गाजर क्या है, मूसला जड़ है। जैसे गाजर आपको पता है, जो गाजर का जड़ होता है ऊपर से मोटी होती है, चौड़ी होती है और नीचे पतली होती जाती है, कुंभी रूप, नैपी फॉर्म। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान
फूला और निचला भाग एकदम पतला होता है, जैसे सलजम। कुंभी रूप में क्या याद रखेंगे कि सलजम उसका एग्जाम्पल है, ब्रैसिका रापा। तर्कुरूप फ्यूजीफॉर्म। तर्कुरूप जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों सिरों शीर्ष तथा आधार पर पतली होती है, जैसे मूली। ये क्या है, तर्कुरूप हो जाएगा। चौथा क्या आ जाएगा, गांठदार जड़, ट्यूबरस रूट। यह फूली हुई गूदेदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण जो गुलब्बास होता है वो क्या होता है, गांठदार जड़ का एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार हमने मूसला जड़ में जो भोजन रूपांतरण होता है 4 प्रकार का होता है इसमें, गांठदार, तर्कुरूप, कुंभी रूप और शंकुरूप। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 से कीड़वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन आपको जो पता है, कीड़वन को सर्वप्रथम बुकनर ने बताया था। तो कीड़वन को किसने बताया था, बुकनर ने। कीड़वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो कीड़वन का सबसे मेन कंडीशन क्या है कि उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तथा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो जो ग्लूकोज होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एथिल एल्कोहल C2H5OH का निर्माण होता है। कीड़वन की अभिक्रिया जीवित कोशिकाओं के बाहर होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मान लीजिए जाइलम हो जाएगा, ये ग्लूकोज C6H12O6 और H2O, और ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा जब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो गया ना, तो C2H5OH और CO2 अलग हो गया और एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा कीड़वन का। कीड़वन की प्रक्रिया जाइलम एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जाइलम एंजाइम ईस्ट कोशिका में पाया जाता है। तो जो जाइलम होता है किसमें पाया जाता है, ईस्ट कोशिका में पाया जाता है, और उसी के प्रेजेंट में रिएक्शन होता है। तो जो कीड़वन की प्रक्रिया होती है उसमें जाइलम ईस्ट कोशिका में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 है, श्वसन क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया, तो श्वसन के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से श्वसन 2 प्रकार का होता है। तो ऑक्सीजन की निर्भरता के हिसाब से ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों व जीवों को ऑक्सीजीवी एरोब्स कहते हैं। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जिस जीव जंतुओं में होता है उन्हें एरोब्स कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O व ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जो ऑक्सी शोषण होता है उसमें स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या है, अनाक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अनुसार 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, एक एरोबिक, दूसरा एनाएरोबिक, एक ऑक्सी और एक अनाक्सी। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसी कारण इसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनाक्सी जीव कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजीवी कहते हैं, एरोब्स कहते हैं, और इसमें एनाएरोब्स कहेंगे। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सी श्वसन में जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसमें कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल C2H5OH CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या मिलता है, CO2 H2O ऊर्जा, लेकिन अनाक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अनाक्सी श्वसन हो गया। प्रश्न नंबर 33 क्या है, प्रश्न नंबर 33 यौगिक और मिश्रण में बताना है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो यौगिक तथा मिश्रण में अंतर चलिए देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। तो इसके गुण के आधार पे देखेंगे तो यौगिक का और मिश्रण का क्या अंतर होता है। तो संगठन, कंपोजिशन पढ़ेंगे इसका। तो यौगिक का जो प्रत्येक यौगिक का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अयस्क होता है उसमें बहुत सारे यौगिक, मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। दूसरा गुण हो जाएगा,
यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों पर निर्भर करते हैं। पृथक्करण, यौगिकों के अवयवों को साधारणतः भौतिक विधियों से द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण को साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे छानना, बीनना, फटकना, अपकेंद्रण, तलछटीकरण, आसवन, भंजक आसवन, ये सारी प्रोसेस से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। भौतिक गुण निश्चित होते हैं यौगिक के, लेकिन मिश्रण के भौतिक गुण निश्चित नहीं होते हैं। शुद्धता एवं समांगता, तो यौगिक शुद्ध एवं समांगी होते हैं, लेकिन मिश्रण अशुद्ध एवं विषमांगी होते हैं। कैसे अशुद्ध होते हैं मिश्रण? क्योंकि मान लीजिए जो लोहे की छीलन है और बालू है, तो वो दो टाइप के स्ट्रक्चरल उसमें हो गए, तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो गया। रासायनिक सूत्र क्या होंगे? तो यौगिक का एक निश्चित निर्धारित रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, तो यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण का निर्मित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अपितु यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये सारी 7 डिफरेंसेस हो गए यौगिक और मिश्रण में। प्रश्न नंबर 34 है, पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो चलिए, पौधे में अलैंगिक जनन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, अब लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं अथवा युग्मक बनते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होती है? अर्धसूत्री सेल डिवीजन होता है, जिसमें हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं बनती है, जिसे या युग्मक बनते हैं। तो जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। नर युग्मक था, मादा युग्मक। एक नर एवं एक मादक युग्मक के मिलने से डिप्लॉयड युग्मनज, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो मान लीजिए एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है, उसके मिलने से क्या बनेगा? एक डाइप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जो बारंबार विभाजित होकर बीज बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो एक डाइप्लॉयड जाइगोट बना है, ये क्या होगा? ऐसे विभाजित होकर के बीज बनेगा। बीज नवीन पौधों को जन्म देता है। जैसा कि आपको पता है, बीज क्या होगा? उसके बाद उसका अंकुरण होगा, प्रांकुर के ऊपर से तना निकलेगा, नीचे से जड़ निकलता है। अतः लैंगिक जनन की अगर लिखित 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तो लैंगिक जनन को 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। तो पहला युग्मक जनन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला नर युग्मक जनन, दूसरा मादा युग्मक जनन। तो परागकण होता है, पॉलन ग्रेन होता है। पराग कणों का पराग कोषों से मिलकर निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या होती है? परागण होती है। तो जो परागण होता है वो क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर जो फीमेल पार्ट होता है और पुंकेसर जो मेल पार्ट्स होता है, उसी के माध्यम से जनन होता है। तो क्या होता है? जो पराग कण होते हैं पराग कोष में होते हैं, पुरुष वाले वो उसमें। उसके बाद ये क्या होता है? पराग कोष में से जो पराग कण निकलते हैं वो क्या होते हैं? जो स्त्री केसर होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा के जो स्त्री केसर है, तो ये जो ऐसे जो पौधा रहता है, मान लीजिए जो इसके जो ये वर्तिकाग्र है, इसमें क्या होगा? यहाँ तक क्या होगा? ये पराग कण आएगा, पॉलन ग्रेन आता है यहीं पर। तो उसके बाद जनन होता है। दूसरा निषेचन, नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन होता है। चौथा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। पौधों में नर एवं मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहा जाता है। इससे निम्नलिखित 4 चक्र होल्स होते हैं। पहला बाह्य दल, पुमंग या एंड्रोसियम, या नरजनन अंग, जयांग या अथवा जैनोसियम। जो पुष्प के भाग होते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने हैंड रिटन नोट से अलग से वीडियो आएगा, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। देखिए, ये जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये
भ्रूण कोश का विकास बताना है। तो भ्रूण कोश का विकास बताइए। तो कार्यरत गुरु बीजाणु में सूत्री विभाजन के पूर्व 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक बनते हैं, जिसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। भ्रूण कोश के 8 केंद्रकों में से 4 एक सिरे पर एवं 4 दूसरे सिरे पर होते हैं। भ्रूण कोश मध्यम गति से आकार में बढ़ता है। दोनों सिरों के केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इनके मध्य में उपस्थित केंद्रकों के जुड़ने से द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। इसमें बीजांड द्वार माइक्रोफाइल की ओर उपस्थित 3 केंद्रकों के समूह को अंड उपकरण, एग apparatus तथा निभाग की तरफ के 3 केंद्रकों के समूह को प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। अंड उपकरण के मध्य की कोशिका अंड कोशिका या एग सेल कहलाती है तथा इसकी 2 अन्य कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं निषेचन में मदद करती हैं। इस प्रकार विकसित भ्रूणकोश को पॉलीगोनम टाइप भ्रूणकोश तथा मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। प्रोफेसर पी माहेश्वरी के अनुसार भ्रूणकोश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आता है? मोनोस्पोरिक। जब भ्रूणकोश का निर्माण 4 में से 1 अंडद्वारी या निभागी गुरु बीजाणु द्वारा होता है, जैसे पॉलीगोनम टाइप तथा ओइनोथेरा टाइप। दूसरा बाइस्पोरिक। तो 22 पहला हो गया मोनोस्पोरिक, दूसरा हो गया बाइस्पोरिक। जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 की जगह केवल 2 ही कोशिकाएं निर्मित हैं, अर्थात दूसरे विभाजन के बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती है, फलतः दोनों कोशिकाओं में 2-2 केंद्रक बनते हैं। एक कोशिका द्विकेंद्रकीय से भ्रूणकोश बनता है एवं दूसरी स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जैसे प्याज। तो प्याज में आपका बायोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक। तो भ्रूणकोश 3 प्रकार के, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और तीसरा क्या है? टेट्रा। टेट्रा मतलब 3, तो टेट्रास्पोरिक। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में 4 केंद्रक निर्मित होते हैं, परंतु इसमें कोशिका भित्ति पुनः नहीं बनती है। फलतः चारों केंद्रक भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे पेपरोमिया टाइप एवं एड्रोक्सा टाइप। तो इस प्रकार हमने भ्रूणकोश के प्रकारों को पढ़ लिया। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए और ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट इसमें जाकर देखिए वीडियो और पढ़िए। जो ना समझ में आए कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में विज्ञान शिक्षण में 2-3 वीडियोज़ या मैक्सिमम 3-4 वीडियो और लगेंगे, उसमें ये पूरा राजन सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके इस विज्ञान शिक्षण को ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।